वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 265 है यूपी पीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 265 तक पहुँच सकते हैं और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो उस टेस्ट सीरीज़ की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस से संबंधित वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है कब मनाया गया? 6 मई, 5 मई, 7 मई या 3 मई को? देखिए, वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स दिवस जो मनाया गया वो 7 मई को मनाया गया। सी है इसका आंसर। तो 7 मई 2022 को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। और इस दिवस की जो तारीख है वो हर साल बदलती रहती है, जिसे IIAF द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे अधिकांशतः मई महीने में ही मनाया जाता है। क्या उद्देश्य हैं इस दिवस को मनाने के? लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना, स्कूलों और संस्थाओं में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वर्ष 2022 में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो मई महीने में मनाया गया है ये। ठीक है, मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार वो तिथि थी 3 मई की। तो 3 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया और यह दिवस जो है हर साल मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार थी 3 मई। और वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम या मुख्य विषय क्या था? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ठीक है, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। और इस दिन संपूर्ण विश्व में अस्थमा के रोगियों को अस्थमा नियंत्रित रखने के लिए प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 1998 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। WHO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 339 मिलियन से अधिक लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। तो 3 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। मुख्य विषय क्या है इसका? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। उद्देश्य क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना तथा इसकी स्वतंत्रता पर बाह्य तत्वों के हमले से बचाव रखना एवं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए संवाददाताओं की यादों को सहेजना। देखिए, उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को हर साल इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपी पीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 23 मार्च 2022 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थाई अध्यक्ष से नियुक्त किया? प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड जो है कई बार सवाल बनता है एग्जाम में कि होता क्या प्रोटेम स्पीकर। तो कौन है नाम? रमापति शास्त्री को। तो 23 मार्च 2022 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमापति शास्त्री को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। और रमापति शास्त्री जो है गोंडा जिले के मनकापुर से विधायक हैं और राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के तहत उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष के नियुक्ति होने तक प्रोटेम स्पीकर स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा की जो है अध्यक्षता करते हैं और इन्हें राज्यपाल शपथ दिलाता है। यह नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अप्रैल में, 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए जो है नवाचार का उपयोग करें, ये इसका मुख्य विषय है यानी थीम है इस बार की। ठीक है, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, यह है थीम इस बार की। उद्देश्य क्या है? लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करना। और पहली बार यह दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा वर्ष 2008 में मनाया गया था और भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है। मलेरिया जो कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है मनाया जा रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो 24 से 30 अप्रैल 2022 के मध्य संपूर्ण विश्व में विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है, मनाया जा चुका है। और मुख्य विषय क्या है इसका? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। और यह सप्ताह जो है टीका निवारणीय रोगों के विरुद्ध समय पर टीकाकरण करवाने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है मनाया जाता है। WHO के अनुसार टीकाकरण रोगों को नियंत्रित करने का जो है प्रमाणित उपाय है। टीकाकरण रोगों को नियंत्रित करने का प्रमाणित उपाय है WHO के अनुसार। वैक्सीनेशन कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है या आमतौर पर टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों हेतु प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाता है। टीकाकरण जो है बच्चों को जानलेवा रोगों से बचाने में मदद करता है। यह दूसरे व्यक्तियों में रोग के प्रसार को जो है कम करने में मदद करता है। और विश्व टीकाकरण दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 24 अप्रैल 2022 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया। यह दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। तो 24 अप्रैल 2022 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है मनाया गया। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 सॉरी, वो 42वां है, 1976। ठीक है, इसके तहत पंचायती राज्य को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत प्रारूप प्रदान किया गया। और इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय यानी अध्याय 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अतः इसी दिन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है हर साल यह दिवस मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया। और इस बार जो है पंचायती राज दिवस यानी 2022 में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। और इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है। और इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना और कायाकल्प करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 22 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, जलवायु कार्यवाही, पृथ्वी के लिए जल, या इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो 22 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। उद्देश्य क्या है? विश्व भर में प्रजातियों के तेजी से विलुप्त होने पर जो है ध्यान आकर्षित करना। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस के रूप में मनाया गया। और पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 से हर साल मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को तो हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है एक दिन के बाद यानी 23 मार्च को। और 23 मार्च को ही भगत सिंह का शहीदी दिवस भी रहता है। तो थीम क्या है इसकी? पूर्व चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही यानी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। उद्देश्य क्या है? लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। और यह दिवस मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा मनाया जाता है। WMO की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है ये। 1950 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश 187 हैं और 6 अधीन क्षेत्र हैं इसके। 10वां प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है अप्रैल को। अप्रैल में भी कब? 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। थीम क्या है इस बार की? IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने
सन 2000 में हर साल 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है ये। इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को और जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है विपो का। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मलेरिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। ठीक है। मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिजीज़ है ये, और यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। इतना पढ़ा होगा मलेरिया के बारे में, तो डी का तो पता ही होगा कि मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया, और डेंगू होता है एंडीज एजिप्टाई से। प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये भी सही है, और मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। सही तो है, सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो अपने को ढूंढना है डी 1 2 3 यानी उपरोक्त सभी। तो मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है ये, और यह मुख्य रूप से जो है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है एशिया के। और इस परजीवी का प्रसार जो है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। और मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी जो है शुरू में लिवर यानी आपके यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, और बाद में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आरबीसी की क्षति हो जाती है। और विश्व स्तर पर देखें तो मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या क्या होता है इसमें? स्टैगफ्लेशन में देखिए, यह कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता की विशेषता वाली स्थिति है। ठीक है। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है और इसमें बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा रहता है। स्टैगफ्लेशन में, स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड ये तीनों की तीनों बातें करेक्ट हैं, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी डी। तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कि कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता की विशेषता वाली स्थिति। स्टैगफ्लेशन शब्द नवंबर 1965 में यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद इयान मैक्लेओड द्वारा गढ़ा गया था। स्टैगफ्लेशन देखिए, इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी का स्तर जो है लगातार ऊंचा रहता है, फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि जो है एक ही समय में उच्च बनी रहती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कब से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऐसे करके मैच करने के लिए पूछ लेगा, या फिर पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कब से? 1972, 73, 86, 74, 1972 से, 1972 से। तो जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 1972 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। हिस्ट्री का प्रश्न है ये, 3 स्टेटमेंट वाला। बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलक ने पूना में 28 अप्रैल 1916 को भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। उन्होंने अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से इसे प्रसारित किया था। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थीं। तीनों बातें करेक्ट हैं, नो डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इससे पहला 15 ही तो था, 15 था, 14 था, 14 था। और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सूचीबद्ध है, और अगस्त्य मलाई पहाड़ी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है। सही बताना तो पहला करेक्ट है। तो अगस्त्य पहाड़ी जो है केरल के पश्चिमी घाट में नैयर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। ठीक है, ना कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के। तो पहला वाला हो गया गलत, दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया।
न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय संविधान में न्यायालय की अवमानना अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है। न्यायालय उस स्थिति से 5 वर्ष की अवधि तक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है या कर सकता है जिस स्थिति से उक्त अवमानना किए जाने का आरोप है। पहली बात तो 5 साल नहीं है, 1 साल है, तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट। और भारतीय संविधान में न्यायालय की अवमानना कहीं भी परिभाषित नहीं है। संविधान में तो परिभाषित नहीं है, अवमानना अधिनियम जो न्यायालय का उसमें भले परिभाषित है। तो इसी तरह से जो है इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी स्टेटमेंट कट जाते हैं। अभी 5 जून को जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न था कि संविधान के अनुसार जो भारत के नियंत्रक और भारत का जो महान्यायवादी है वो सरकार बदलने के साथ बदल जाता है। तो संविधान के अनुसार नहीं बदलते वो, ठीक है, वो तो एक प्रथा सी बन गई है कि सरकार बदलेगी तो महान्यायवादी भी बदल जाएंगे, क्योंकि जो सरकार आएगा वो अपने आदमी को रखेगा, ठीक है। तो संविधान में वैसा नहीं है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था एक सवाल ऐसा, सेकंड वाला स्टेटमेंट था वो। तो फिलहाल ये गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला भी गलत ही है क्योंकि यहाँ 1 वर्ष होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है। तो न्यायालय की अवमानना शब्द भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है, हालांकि यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित है, ठीक है, इसने गलत हो गया। न्यायालय की अवमानना का अर्थ नागरिक की अवमानना या आपराधिक अवमानना है। देखिए कोई भी न्यायालय अवमानना की उस स्थिति से 1 वर्ष की अवधि, कितनी, 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेगी जिस स्थिति से उक्त अवमानना का आरोप लगाया गया है, दूसरा गलत है। अब आ जाइए परिसीमन आयोग के संदर्भ में विचार करना है। देखिए परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का कार्य सौंपा गया है और आयोग के आदेशों में वैधानिक शक्ति होती है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, परिसीमन आयोग के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, सही है वाला स्टेटमेंट। लेकिन ये संवैधानिक निकाय थोड़ी है, संविधान के किसी आर्टिकल में है क्या परिसीमन आयोग? नहीं है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा सही है, वैधानिक निकाय है ये तो बात करें परिसीमन आयोग की, तो परिसीमन का कार्य जो है एक उच्च स्तरीय निकाय को सौंपा गया है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। भारत में इस तरह के परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है, 4 बार। पहला 1952 में, दूसरा 1963, तीसरा 1973 और उसके बाद जो है 2002 में। देखिए परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि यह एक वैधानिक निकाय है, तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च स्तरीय निकाय है जिसके आदेशों में वैधानिक शक्ति होती है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, तो दूसरा वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, एक आसान सा प्रश्न है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ठीक है, यह है बांग्लादेश, यहाँ से चला ऊपर तक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के ऊपर है सिक्किम। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की सीमा सिक्किम से नहीं लग पाती क्योंकि नीचे से जो है उसको घेरे हुए है पश्चिम बंगाल, तो सिक्किम को एलिमिनेट कर दीजिए। पश्चिम बंगाल से लगती है, यहाँ से असम आ जाता है, तो असम से भी लगती है, मेघालय तो यहीं हैगा, तो मेघालय भी, वैसे सिक्किम से उसको देखते हैं एलिमिनेट होता क्या, दूसरा जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, तो ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, 1 3 4 इसका आंसर हो जाता है बी। तो देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा से असम के साथ बांग्लादेश की उत्तरी और पूर्वी सीमा है, जबकि मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश के पूर्वी भाग की सीमाएं जो हैं लगी हुई हैं। और त्रिपुरा तो एक ऐसा राज्य है भारत का जिसको बांग्लादेश तीनों ओर से घेरे हुए है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? यदि राज्य विधानसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य में अध्यादेश ला सकता है, ऐसा है क्या? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। देखिए ये गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, केवल अनिवार्य नहीं है। तो यदि राष्ट्रपति को इस बात का आभास होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है। विशेष रूप से राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्य कर सकता है या उसके बिना भी
अर्थात राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी। तो अनिवार्य कैसे हो गया? तो गलत हो गया ना दूसरा स्टेटमेंट, केवल पहले सही है। अब यह है 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इससे सवाल अभी यूपीएससी सिविल से में पूछा था 2 दिन पहले, 5 जून को। तो पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण की सिफारिश पर किसी सदस्य को लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है। उपाध्यक्ष करता है, अध्यक्ष करता है। एक मनोनीत सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह सदन, इसे ध्यान से सुनिएगा, यदि वह सदन के सदस्य बनने के 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। और ये सेम स्टेटमेंट दूसरा वाला परसों उठा के पूछा गया था, इसको कई बार कराया मैंने एग्जाम में, यूपी पीसीएस की सीरीज़ में। उत्तर प्रदेश की जो सीरीज़ चलाई है ये, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है यूपीएससी सिविल सेवा में जो है जीएस स्टैटिक के बहुत सारे प्रश्न बने। अगर एग्ज़ाम दिया होगा आपने और इस सीरीज़ को फॉलो करे होगे तो पता होगा। तो 6 महीने के भीतर अगर जाएगा वो, ठीक है, तब जो है इसमें लिखा है कि अयोग्य घोषित हो जाएगा, जबकि गलत है। 6 महीने के बाद जाएगा तब अयोग्य घोषित हो जाएगा। 6 महीने के जो टेन्योर है उसमें चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट, पहला वाला सही है केवल। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 याद रखिएगा। और वो 10वीं अनुसूची है, दल बदल वाली, बहुत पूछते हैं उसको भी। तो दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय जो है सदन का अध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष नहीं, गलत है पहला स्टेटमेंट। और दूसरा वाला भी गलत है। किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो अगर पहले चला जाएगा 6 महीने से तब कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने के बाद नहीं जाना है उसको। तो दोनों के दोनों फिलहाल स्टेटमेंट गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे ये, कुछ करंट के, कुछ स्टैटिक जीके के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।